हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम अपनी EVS की नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये है आपकी बेसिकली 16th क्लास, ठीक है। 16th लेक्चर है ये EVS की सीरीज का, EVS PRT EVS के लिए। और ये आपकी GK में भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर साइंस और सोशल साइंस दोनों का मिक्सचर है एक तरह से कह लीजिए। वैसे सोशल साइंस यहाँ पर ज्यादा है और साइंस का थोड़ा कम पार्ट है। जैसे आज का ये पार्ट है ये मोस्टली साइंस का पार्ट माना जाता है, तो ये भी इसके अंदर है। तो ये आपकी GK के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है बेसिकली, ठीक है। तो आज की 16th क्लास है, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में जो है मैंने काफी महीने हो गए उस क्लास को छोड़े हुए, तो उस क्लास में मैंने आपको ये डिजीज वाला एक चीज स्टार्ट कराई थी। इसके लिए हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि बेसिकली हमने लास्ट क्लास में किया क्या था। ओके, तो देखिए ये है आपका EVS PRT का आपका पूरा सिलेबस। तो जहां तक इनकी बात है तो मैं मोस्टली ये सारा आपका कवर करा चुकी हूँ, जितना मैं अपनी तरफ से करा सकती थी सारा मैंने ये कवर करा दिया है पूरा पैराग्राफ। कॉमन डिजीजेस का एक क्लास हो चुकी थी, इसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन अभी रहता है। तो कॉमन डिजीज के बारे में आपको बता चुकी थी। आज हम बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, यही मेन टॉपिक है आज का हमारा। और अगर बात करें डेफिशिएंसी डिजीजेस की तो इसकी क्लास एक और लेनी पड़ेगी साथ ही साथ प्रिवेंशन की। तो फिलहाल मैं आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताऊंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस सेक्शन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस का है, यानी कि संचारी रोग का। तो चलिए अपनी क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हो जाए तो लास्ट जो वीडियो थी वहां पर मैंने लास्ट स्लाइड पे आपकी क्लास छोड़ी थी। इसमें बेसिकली मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में बताया था कि कौन कौन सी तरह की डिजीजेस होती है, यानी कि रोगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बेसिक 4 तरह के रोग होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक्यूट डिजीजेस होती हैं यानी कि तीव्र रोग, क्रोनिक, कंजेंशियल और एक्वायर्ड क्लासेस, एक्वायर्ड डिजीजेस। तो ये अगर आपको इनका डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट क्लास को जाके देख सकते हैं। 15th क्लास थी आई थिंक वो, तो 15th क्लास को देख सकते हैं जाके। फिलहाल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज को उठाएंगे वो है आपकी एक्वायर्ड डिजीजेस, यानी कि आपके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है इन एक्वायर्ड डिजीजेस का पार्ट है, ठीक है। उपार्जित रोग जो एक तरह से अर्जित हो जाते हैं हमारी बॉडी में, या तो किसी और से होते हैं या हमारी खुद की बॉडी जो है उनको अर्जित कर लेती है अपने अंदर। तो ये होती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दोनों को ही कंबाइनली हम एक्वायर्ड डिजीजेस बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कहूंगी कि क्लियर है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आज का टॉपिक रहेगा कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, क्योंकि वो काफी लंबा टॉपिक है तो उसको कराना बेटर रहेगा। तो चलते हैं। देखिए अब एक्वायर्ड डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो रोग या तो किसी और से हमारे अंदर आए हैं या फिर हमारी बॉडी का कुछ सिस्टम ऐसा रहा कि अब बॉडी के थ्रू ही हमें मिल गए हैं वो बेसिकली, तो इनको हम एक्वायर्ड डिजीजेस बोलते हैं। इसके 2 आपके पार्ट आते हैं, एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि संचारी और गैर संचारी। अब हिंदी में कोई और भी वर्ड होता हो तो आप देख लेना एक बार। 2 टाइप की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। मतलब देखो इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन हमें बेसिकली किसी ना किसी चीज से होता है, हम अपने आप इन्फेक्शियस नहीं हो जाते हैं। हमें कभी ना कभी पानी से, हवा से या किसी और के छूने से या फिर किसी कीड़े मकोड़े के काटने से जो इन्फेक्शन होता है उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोल देते हैं, और इन्हीं को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो ये किसी और एजेंट की इनको जरूरत नहीं होती है कि भाई कोई बाहर से आएगा और हमें फिर वो रोग देगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। ये बॉडी में अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकती है। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उससे कुछ उसके ब्रेन में इंजरी हो गई, हाथ में पैर में इंजरी हो गई, तो वो किसी ने दी नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी खुद किसी चीज से टकराई, एक्सीडेंट हुआ, उस वजह से हुई। तो ये इस तरह की है। इसके अलावा जैसे कैंसर के बारे में आपने सुना है कि सेल्स एक जगह पे बहुत ज्यादा सेल्स इकट्ठी होती चली जाती है, वो आपका कैंसर का जो है कारण बन जाती है। तो बॉडी अपने आप ही उस चीज को क्रिएट कर रही है। तो उसके रीजंस भी बहुत सारे होते हैं, बट ये नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब किसी और के टच करने से, छूने से, कुछ खाने पीने से नहीं फैल रही है। ओके, तो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी अगर हम डिवाइड करें तो इसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस आती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रॉपरली डेफिशिएंसी डिजीजेस दिया हुआ है, तो इसको भी हम अलग से देखेंगे। अब नॉन कम्युनिकेबल में केवल डेफिशिएंसी नहीं आती, यहाँ पे डीजेनरेटिव डिजीजेस भी आ जाती है। देखो एक तो कमी से होने वाले रोग आपके डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। डीजेनरेटिव का मतलब है अपक्षयी रोग। अब ज्यादा हिंदी तो मुझे नहीं आती है, बट आप देख लेना एक बार। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चयापचय संबंधी विकार, या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो सकती है। जो मैंने आपको कैंसर का एक वो दिया ना
जैसे गांठ हो जाती है शरीर में कहीं भी, या फिर सपोज ये कैंसर की सिस्ट बन जाती है, तो ये सारी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, इन सब की वजह से। या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो उससे कोई इंजरी हो जाती है ना, कुछ बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है आपका, इस तरह की ये सारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है। तो बेसिकली मैंने आपको एक डिवीजन बता दिया है कि एक्वायर्ड डिजीजेस किस तरह से यहाँ पे बाइफर्केट हो रही हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेबल डिजीजेस का। इन नॉन कम्युनिकेबल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आते हैं। तो नाम से जैसा कि बिल्कुल साफ जाहिर है, संचारी रोग या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब किसी के छूने से, कुछ खाने से, पीने से, इन तरह की चीजों से ये फैलती हैं। किसी के काट लेने से, कीड़ा काट जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से कम्युनिकेबल डिजीज आपको हो जाती है। अब देखो क्या है ये, इट इज एन इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस बायोलॉजिकल एजेंट। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट कौन है ये मैं आपको खैर आगे बताऊंगी, लेकिन कोई ना कोई एजेंट है। जब ऐसे होता है ना, मान लीजिए हमें लोन चाहिए या हमें घर चाहिए, किराए पे चाहिए हमें घर, तो हम किराए पे घर ले जाने के लिए हम खुद से, सपोज आप एक नए शहर में गए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको किसी न किसी एजेंट की जरूरत होती है कि वो आपको किराए पे घर दिलाए, तो वो एजेंट हो गए। इसी तरह से इन डिजीज का जो कैरियर्स होते हैं वो बेसिकली कुछ बायोलॉजिकल या इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। जैसे इसमें मॉस्किटो, अगर मैं डेंगू मलेरिया की बात करूं तो उसमें आपके मॉस्किटोज आ गए, मच्छर आ गए, वो एजेंट का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर पानी से फैलने वाले रोगों की बात करें तो वाटर आपका एजेंट हो सकता है, लेकिन उसको भी कोई ना कोई आपको लेकर आएगा। और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन। अब देखो कहां से कहां तक फैल सकती है, किसी आदमी औरत से किसी और आदमी औरत को, एनिमल से मैन को फैल सकती है, यानी कि जानवर से आदमी को फैल सकती है, फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, या फिर किसी एनिमल से एनिमल को भी फैल सकती है, और फ्रॉम एनवायरमेंट टू मैन, ठीक है, एनवायरमेंट से मैन को जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा अगर आज के सिनेरियो को देखो तो वो है कोविड-19। इसका तो आपने पूरे मतलब पिछले 2 साल से आप जिसको सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस है। अब देखो इसमें क्या पता, कुछ लोग कह रहे थे कि कोविड-19 एनिमल्स को भी हुआ है, यानी कि हो सकता है। अब ये नहीं पता ना, एक्चुअल थ्योरी किसी को नहीं पता कि एनिमल से मैन में आया या मैन से मैन में आया या फिर एनिमल से एनिमल में आया, मतलब वो वाली चीजें हैं। तो बेसिकली कोविड-19 फैलाने के कुछ एजेंट्स हैं। जैसे पहला एक केस आया, उस एक केस से किसी और को हुआ, फिर उससे किसी और को हुआ, तो ये एजेंट्स कहलाएंगे, बायोलॉजिकल या इन्फेक्शियस एजेंट्स कहलाएंगे, जिनके द्वारा इस बीमारी का फैलाव हुआ है ना। गलती किसी की भी नहीं होती है, लेकिन एक वो होता है ना कि अगर फैल गया है तो हम उसको कंट्रोल में कैसे करें, बेसिक बात ये होती है। तो बेसिकली कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो किसी एक जीव से दूसरे जीव में फैलती हैं, ठीक है। और इनके कुछ कैरियर्स होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं, या फिर एक टर्म और यूज होती है, वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनोफिलीज होता है। एनोफिलीज क्या करता है, मॉस्किटो में एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया फैलाता है। तो जो एनोफिलीज मच्छर होगा मॉस्किटो, वो वेक्टर होगा। अब वेक्टर को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड कोई मिला नहीं है, आप देख लेना एक बार। वेक्टर जन्य बीमारियां शायद बोलते हैं इनको ना, गूगल पे इतना ज्यादा मुझे पता नहीं चला, तो इनको वेक्टर्स बोलते हैं, ये जो कैरियर होते हैं, ठीक है। तो ये था सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस की डेफिनेशन, कह लीजिए आप जो भी कह लीजिए। ये बहुत तेजी से फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी फैल सकती हैं, और किस किस से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं, वाटर यानी कि पानी के द्वारा फैल सकती हैं, एयर के द्वारा फैल सकती हैं, या फिर किसी खाने और इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट या फिर इंसेक्ट्स बेसिकली उन्हीं को वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिन इंसेक्ट से ये फैलती हैं उनको हम बेसिकली वेक्टर्स बोलते हैं इसमें। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेंगे कि जो एक मीन्स ऑफ स्प्रेड है वो क्या है बेसिकली, यानी कि कौन कौन से चीजें हैं जिनके थ्रू ये फैलती हैं। चलो उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि इन्फेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं, या फिर मुझे लगता है एक बार पहले वो आपको दिखाना जरूर है। यस, दिस इज, देखो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब कि संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, इसका एक और नाम है, देख लीजिए। संक्रामक रोग जो होते हैं, इनके फैलने के उपाय, मतलब बेसिकली कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये फैल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको चीजें लिख दी हैं। एयरबोर्न मतलब हवा से फैलने वाली, वाटरबोर्न मतलब आपकी पानी से फैलने वाली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो इंटरकोर्स के थ्रू हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ डिसीजेज थ्रू वेक्टर्स, या फिर वेक्टर्स के थ्रू, वेक्टर्स या फिर आप इनको कह सकते हैं इंसेक्ट्स। अब जरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एयरबोर्न डिजीजेस की, मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियां, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आप मान सकते हैं कॉमन कोल्ड, जो आजकल भी फैल रहा है सर्दी के मौसम में।
आपको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, ये सारी चीजें हवा से फैल जाती है। निमोनिया हो जाता है बच्चों को, या फिर टीबी की बीमारी जो है, टीबी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो वो भी एक एयरबोर्न डिजीज है। अब क्यों फैलती हैं? क्योंकि कुछ डिजीजेस के कुछ माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली माइक्रोब्स जैसे कि आप कह सकते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें होती हैं। ये जो एयर होती है, यानी कि हवा के थ्रू ये पूरे वातावरण में फैले हुए होते हैं। अब इनको इनटेक कर जाने से, कई बार इन्फेक्शियस एयर होती है जिसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में हवा के थ्रू एंटर कर जाते हैं। और हवा के थ्रू एंटर कर गए, यानी कि आपकी एक बार इनको एंटर करने की जरूरत है, अगर एंटर हो गए उसके बाद तो ये मल्टीप्लाई अपने आप को बहुत तेजी से करते हैं। तो ये सारे होते हैं एयरबोर्न डिजीजेस जो हवा से फैलती हैं। अब बात करें वाटरबोर्न डिजीजेस की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉलरा हो गई, या फिर ठीक है कॉलरा हो गई। ये इन्फेक्शियस डिजीज जो है किसके थ्रू फैलती हैं? वाटर के थ्रू, यानी कि पानी के थ्रू। और इसमें एक और चीज है कि जो आप पानी ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर साफ पानी से फैलती है, जी नहीं, वो पानी इन्फेक्टेड होना चाहिए, मतलब वो गंदा होना चाहिए, या तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं पानी के गंदे होने के कारण, बहुत सारे होते हैं। तो आपको पता है कि उसमें अगर वो कुछ ऐसा होगा, डिजीज कॉजिंग चीज होगी उसके अंदर, उस पानी के अंदर जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, तो ऐसे पानी के इनटेक से आपको ये हो सकता है ना। बेसिकली डिसेंट्री वगैरह भी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोलरा जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है इससे फैलने वाली, तो ये होती है वाटरबोर्न डिजीजेस। उसके बाद आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एड्स का एग्जांपल मैं दूंगी। वैसे एड्स के बहुत सारे और रीजंस होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है एड्स के फैलने का। तो सेक्सुअली इंटरकोर्स करते वक्त भी हो सकता है कि आपको इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को फैल सकती है। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, कोई भी जीव हो गया जो इन्फेक्टेड है, अगर वो जीव जो है इन्फेक्टेड है और वो दूसरे हेल्दी पर्सन को, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को अगर वो बीमारी फैला देता है, वो उसका कैरियर है, तो वो वेक्टर की फॉर्म ले जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मलेरिया फैलता है, तो वो यहाँ पर एक वेक्टर का काम करेगा। वो इंसेक्ट है बट उसको हम वेक्टर कहेंगे वहां पर। इसी तरह से अगर एडीज मच्छर है जिसके थ्रू डेंगू फैलता है, तो वो भी एक तरह का वेक्टर है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हो गए या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जो इन्फेक्टेड होते हैं और दूसरे पर्सन को या दूसरे हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर वो बीमारी फैलाते हैं, तो उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ये मैंने इसमें आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है। बेसिकली कैरियर होते हैं डिजीजेस के, मतलब ये फैलाते हैं, तो ये कैरी करते हैं डिजीजेस को, अपने अंदर कैरी करते हैं, फिर एक दूसरे इंसान के अंदर ले जाते हैं, उससे फिर तीसरे को फैल सकती है, फिर चौथे को, पांचवे को, इस तरह से फैलती है। तो बेसिकली इनके थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू भी डिजीजेस फैलती हैं। तो ये आपके सामने आ गए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, लेकिन अब मेरे को बाद में दिखानी पड़ेगी वो आपको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, वो है आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमने ये देख लिया कि मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, कि किस तरीके से फैल सकती हैं। अब हमारा अगला नेक्स्ट काम है कि भाई ठीक है ये तो फैलती हैं, लेकिन वो डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से हैं जो बेसिक कारण होते हैं। ये तो ठीक है मच्छर ने फैला दिया, पर क्या मच्छर ने अपने आप से फैला दिया? मच्छर के अंदर भी तो कुछ होगा ना, तभी तो उसने फैलाया है। सो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है वायरस, बैक्टीरिया, मतलब शफल कर सकते हो, ऐसी कोई हायरार्की नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे वायरस की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु। फंगी यानी कि कवक। प्रोटोजोआ, इसको प्रजीव गण भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं हिंदी में। और नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वॉर्म्स, बहुकोशिकीय जीव, जिनकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे हम भी हैं, लेकिन बेसिकली वॉर्म्स, कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वॉर्म्स में बहुत सारी की वैरायटी होती है ना। अर्थ वॉर्म्स होते हैं, दूसरे राउंड वॉर्म्स होते हैं, रिंग वॉर्म होता है, मतलब बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं। तो याद रखना ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही बेसिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू मोस्टली बीमारियां फैलती हैं। अगर आप राह चलते भी किसी इंसान से पूछोगे क्या हो रखा है, तो उनमें से किसी ना किसी को इन तरह की चीजें के शिकार वो रह चुके होंगे अपनी लाइफ में। और इंडिया में तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, डेंगू, मलेरिया और कॉमन कोल्ड, बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन चलो ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ये सारे इन्फेक्शन के एजेंट्स हैं, मतलब एजेंट्स यही है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अगर है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है एक इंसान की बॉडी के अंदर जाके
सपोज किसी की बॉडी है, उसके अंदर मान लीजिए एक एंटर करा है, एक ने एंट्री मारी है, लेकिन ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब हमारे सेल्स तो टाइम लेते हैं ना, लेकिन इनके सेल्स इतनी एक से ये कब आपके 1000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इनकी जो मल्टीप्लाई होने की स्ट्रेंथ है, मतलब इनकी डबल ट्रिपल सब होने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत इजिली बहुत फास्ट ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए मतलब ऑब्वियसली इनको बॉडी जो हमारी होस्ट हमारी बॉडी हो जाती है, उसके अंदर जाते ही अपने आप को ऐसे जाल अपना फैला लेते हैं कि फिर हमारा बिना दवाई वगैरह लिए काम नहीं चल पाता है। ऑब्वियसली कुछ बीमारियों में क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं इनके खिलाफ, तो छोटी मोटी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर बीमारी ज्यादा बड़ी बन जाती है तो वो हमें मेडिसिन के थ्रू ठीक करनी होती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चलो ये तो सिंगल सेल हो गए, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, वॉर्म्स हो गए, ऐसा नहीं है कि एक वॉर्म एंटर किया आपकी शरीर में एक कीड़ा आया तो हजारों कीड़े आ गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, इनकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स बनने में टाइम लगता है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद रखना है चीज। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये मल्टीप्लाई बहुत धीरे धीरे करते हैं, बहुत धीरे धीरे। मतलब कहते हैं ना बच्चों के भी शरीर में कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हजारों कीड़े हैं, वो एक के दुके 1 2 3 4 कीड़े हो सकते हैं, तो क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत कम करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, जो वायरस होता है यानी कि जो विषाणु होता है वो होस्ट सेल, यानी कि जो मान लीजिए हम में से किसी को हो गया, कुछ वायरस एंटर किया, तो हमारी वो सेल के अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया इतने ज्यादा सेल के अंदर नहीं रहते हैं जितना कि वायरस रहता है। वायरस जो है बिल्कुल सेल के अंदर रहता है। दूसरी चीज, वायरस और बैक्टीरिया, फंगी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत क्विकली जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके मुकाबले में बहुत जल्दी ये क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई कर जाते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज सुनी होगी, एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, अब आपने एक बात सुनी होगी, एंटीबायोटिक्स जो है वो आपकी बैक्टीरिया पे तो बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको वायरस वाली कोई बीमारी हो रखी है, अब वहां पर लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो काम नहीं करती है, क्योंकि देखो बैक्टीरिया आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन वो वायरस जितने सिमिलर थोड़ी होंगे। उनका एक स्ट्रक्चर जो होगा, उनका पाथवे जो होगा, उनका पूरा प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा अलग है वायरस से। हालांकि ये सिंगल सेल्ड ही है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस से अलग है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, वायरस की अलग है, मतलब इतनी क्लोज नहीं है जितनी आपस में बैक्टीरिया की होती है। तो हो सकता है कि एक एंटीबायोटिक एक तरह के बैक्टीरिया या दूसरे तरह के बैक्टीरिया पर असर कर जाए, लेकिन ये वायरस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। और जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया पर ही आपकी ये मतलब अटैक करती हैं, ये वायरस पर अटैक नहीं करती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये तो है इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको सपोज आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, अगर आप उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये बेसिकली आपको ठीक नहीं करती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए है, जबकि कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको नहीं ले सकते उस टाइम पे। तो एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा ऐसा होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम सीधे डिजीज पर जाएंगे कि कौन कौन सी डिजीज किसके कारण होती है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे से बन सकता है। कि जैसे कि देखो जनरल, अगर मैं भी आपसे फ्रेंकली स्पीकिंग, कई बार मुझे भी याद नहीं रहता कि कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, क्योंकि जो बंदा सिर्फ साइंस के बैकग्राउंड से होगा, वो पढ़ रहा होगा, उस चीज को रट जाती है, लेकिन बहुत सालों बाद आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ऑब्वियसली भूल जाते हैं। अब जितनी भी बीमारियां मैंने आपके सामने लिखी है, वायरस से होने वाली बीमारियां मैंने आपको के सामने लिखी हुई है, हो सकता है कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डेंगू किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, आप भूल जाए, है ना। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है। तो ये याद करनी बहुत जरूरी है। इनको याद करने की आप अपनी ट्रिक बनाओ या जो भी करो, नोट्स बनाओ, जैसे भी करो, लेकिन ये आपको याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देख लेते हैं एक बार कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, फ्लू जिसको आप कह सकते हैं, फ्लू है। उसके बाद जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं, और हेपेटाइटिस, ये बच्चों में बहुत आम पाई जाती है। उसके बाद रेबीज है, ये भी वायरस से होती है, बेसिकली डॉग के बाइट से होती है, लेकिन ये इसका एजेंट जो है वो वायरस ही है। उसके बाद एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो सभी को पता है, HIV, ये भी वायरस के थ्रू होता है। इसके मीन्स ऑफ स्प्रेड बहुत सारे होते हैं, लेकिन एजेंट जो है वो वायरस होता है। उसके बाद पोलियो बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन अब तो खैर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, लेकिन स्टिल पोलियो जो है वो वायरस से होता है। देन डेंगू जो कि एडीज मच्छर से होता है, तो ये भी वायरस से होता है। उसके बाद कॉमन कोल्ड जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ये भी वायरस से होता है। देन चिकन पॉक्स, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां मैंने आपको लिखी हैं। इनके अलावा भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने वही लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकती हैं।
चिकन पॉक्स भी इसी से होता है, जैसे मम्स, मीजल्स और रुबेला, ये भी वायरस से ही होता है। और अभी याद रखना, रिसेंटली मम्स, मीजल्स और रुबेला का तो टीका भी तैयार किया गया है, जो लगवाया भी गया था, आई थिंक 2019 में बच्चों को लगवाया गया था। तो याद रखना, मम्स, मीजल्स एंड रुबेला ये भी आपकी वायरस से होती है। अब थोड़ा एक बार इन बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको बोल दूंगी, तो आप नोट्स जो है अपने खुद ही बना लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैं जितना ज्यादा आपको बोल के पढ़ा सकती हूँ, उतना ज्यादा कितना आप ग्रैस्प करते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो एक कॉपी और पेन आप हमेशा लिख कर बैठ कर ले उसको, सॉरी। चलिए, तो इन बीमारियों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ज्यादा की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको साइंस का पेपर देने नहीं बैठना है। लेकिन आपको क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके सामने एग्जाम में, तो आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा को, तो इसको हम अगर बात करें तो इसको हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं, है ना, कॉमन फ्लू भी बोलते हैं इसको। और ये एक वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसको माइक्सो वायरस भी बोलते हैं ये, ठीक है, MYXOVIRUS, ठीक है। ये माइक्रो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। स्पेल राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, तो थोड़ा प्लीज ध्यान रखना। तो माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण ये होती है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, याद रखना। उसके अलावा 3 तरह के इन्फ्लुएंजा होते हैं, इसमें होता है A, B और C। अगर हम बात करें AB टाइप की, तो AB टाइप बहुत ही कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी डिजीज, जितनी भी एपिडेमिक्स होती हैं आपके लिए, वो सारी एपिडेमिक्स बेसिकली वर्ल्ड में, जितने पूरे वर्ल्ड में है, उनके लिए A और B टाइप ही रिस्पॉन्सिबल होता है, A और B, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैसे अटैक करता है। तो हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, इन पर ये वायरस सीधे अटैक करता है। तो एपिथेलियल सेल्स पर अटैक करता है और हमारी बॉडी में जो है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये फैल जाता है बहुत अच्छे से। तो इसमें हमारे बेसिकली जो इन्फेक्टेड एरिया जो होता है, वो हो सकता है आपका नोज, यानी कि आपकी नाक हो सकती है, आपका थ्रोट हो सकता है, गले का जो कोई पार्ट होता है, और आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि आपका जो भी फेफड़ों वाला पार्ट होता है, वो भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें फ्लू की, तो बहुत ही कॉमन होती है। तो बेसिकली 3 से 5 दिन तक ये रहती है, या तो बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को थोड़ा सीवियर हो जाता है तो उनको एंटीवायरल ड्रग लेनी पड़ती है। याद रखिए, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो आपको इसमें प्रिवेंशन के लिए आपको बेसिकली ये ध्यान रखना होगा कि आपको उन लोगों से दूर रहना है जिनको फ्लू हो रखा है। जैसे किसी की नाक बहुत ज्यादा बह रही है, दिन रात छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उन लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आप ठीक रह सकते हैं। और बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन ही होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है फ्लू वाली बीमारी। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम जॉन्डिस की। जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ठीक है। और हेपेटाइटिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हेपेटाइटिस को बेसिकली हेपेटाइटिस ही बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली, लेकिन जॉन्डिस पीलिया होता है। दोनों का नाम खैर सेम ही है, दोनों ही पीलिया ही है। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस एक ही बीमारी है बेसिकली, और ये लीवर की बीमारियां हैं, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है कि इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो आपका लीवर होता है। तो ये बात एक तो याद रखनी है आपको कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस एक ही है। जॉन्डिस पीलिया बोलते हैं इनको। हेपेटाइटिस वैसे लिखने में हेपेटाइटिस ही रहता है, आई थिंक इसको हिंदी में कोई और नाम नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हो तो एक बार देख लेना। लेकिन जॉन्डिस और हेपेटाइटिस दोनों ही क्या है आपके, बेसिकली एक ही बीमारी है जो लीवर को इफेक्ट करती है। और इसमें आंखों में पीलापन जो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि मुझे भी हो चुका है जॉन्डिस जो है पीलिया, तो इसमें आंखों में काफी पीलापन आ जाता है और चेहरा भी थोड़ा पीला पीला सा पड़ जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद बात करें तो हेपेटाइटिस जो है वो ए से लेकर जी तक होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इस तरह से। और अगर हम बी को छोड़ दें, बी के अंदर डीएनए होता है, जबकि ए से लेके बाकी जो जी हो गए उनके अंदर आरएनए होता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि इसमें डीएनए होता है। याद रखना कि हेपेटाइटिस बी जो है उसके अंदर डीएनए होता है और ए से लेकर जी ये सारे आरएनए से बने होते हैं। अब जो ए होता है, हेपेटाइटिस ए जो है, वो बहुत ही कॉमन बीमारी है जो यंग बच्चों में हो सकती है, छोटे बच्चों में, और जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर यंग एडल्ट, जो थोड़े बड़े एडल्ट होते हैं, जब आप 13, 14, 15, 16, 20, 25 साल के होते हैं, तब तक इनमें काफी कॉमन होता है ये जो हेपेटाइटिस ए होता है। ओके, ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये होती है आपकी वायरस से, और लीवर जो है उसको अफेक्ट करती है ये चीज। अब हेपेटाइटिस का तो टीका भी लगता है, इस चीज की आपको पता होगी, वैक्सीनेशन है प्रॉपर इसका, तो उससे बचा जा सकता है इसको।
नेक्स्ट बात करेंगे रेबीज की। तो रेबीज बेसिकली डॉग बाइट से होता है, जब कुत्ता काट लेता है तो उससे रेबीज होता है। और पहले तो इसके बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे, अब इतने नहीं लगते हैं। और इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होते हैं इसके पेशेंट्स, यानी कि जिसको रेबीज हो जाता है वो पानी से बहुत डरने लगता है। अब देखो हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन होता कैसा है? तो डॉग का जो सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा जो हमारे माउथ में क्रिएट होता है, ऐसे डॉग के माउथ में क्रिएट होता है सलाइवा। अगर डॉग थोड़ा पागल है या मैड डॉग है, मतलब इस तरह का डॉग है, उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये फिर एंटर कर जाता है मैन की बॉडी में। और कहते हैं इसके सिम्टम्स जो है 3 महीने तक भी हो सकता है आपको सिम्टम्स नजर ही ना आए। इसमें हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, ठीक है, आपकी मसल्स बहुत ज्यादा दुखती हैं, जो चेस्ट की मसल्स हैं, फिर थ्रोट की मसल्स हैं, बहुत ज्यादा दुखती हैं वो, ठीक है। ये रेबीज का एक लक्षण हो सकता है। और रेबीज का जो टीका लगता है वो बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी डॉग्स होते हैं उनका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इम्यूनाइजेशन। अगर उनको वैक्सीन लगी हैं तो वो नहीं फैला सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनका कौन वैक्सीनेशन कराता है, तो उनसे हो सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी इंसान को हो जाए तो पहले तो इसका 14 डेज का कोर्स होता था इंजेक्शन का, लेकिन अब वो नहीं होता। अब बेसिकली 5 एंटी रेबीज ड्रग्स होती हैं, वो दी जाती हैं इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब 5 एंटी रेबीज वैक्सीन होती हैं, वो लगती हैं बेसिकली पहले दिन ही लग जाती है, दूसरे फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, इस तरह से इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। तो ये रेबीज की वैक्सीन होती हैं जो लग जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें इंसान जो है काफी अहम वो है इसका सिम्टम। दूसरी चीज, ये सलाइवा के थ्रू होता है, जो डॉग का सलाइवा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फिर ये मैन को फैला सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्स की। तो एड्स तो बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसका इलाज आज तक नहीं है। हाँ, दवाइयों के माध्यम से आप बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एड्स का इलाज कोई भी नहीं है। वैसे इसके बारे में मिथ्स भी बहुत ज्यादा है एड्स के बारे में, लेकिन मिथ्स पे आपको नहीं जाना है, आपको साइंटिफिक उसकी बात करनी है। सबसे बड़ी चीज है कि ये ब्लड टू ब्लड हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपने इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन अगर पहले से इन्फेक्टेड था, किसी इंसान का यूज्ड इंजेक्शन था, उसके ब्लड के कुछ पोर्स रह गए जो उस इंजेक्शन पर लग गया, जो आपकी बॉडी में अगर वही इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उससे आपको फैल सकता है। आपको कोई कट लगा है, उस कट को उससे ठीक किया गया है, उस सिरिंज पर या उस सुई पर वो था, तो उससे भी हो सकता है। मतलब बेसिकली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड या ब्लड का पार्ट कोई भी है, वो अगर उस इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर जाता है तो बेसिकली वहां पर वो फैल सकता है। दूसरी चीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है ये एड्स, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त भी ये उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन रीजन भी है अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री की हम बात करें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एड्स जो है एक माँ से, एक मदर से अपने बच्चे को जा सकता है, सन या डॉटर जो भी है, अपने चाइल्ड को जा सकता है। यानी कि जो मदर अगर इन्फेक्टेड होती है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। तो एड्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है इसके बारे में, ये सच्चाई नहीं है इसमें, इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। अब एड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एड्स का जो केस था सबसे पहले वो यूएसए में डिस्कवर हुआ था, ये चीज। दूसरी चीज ये है एड्स के बारे में कि ये होता है, ये एक आरएनए वायरस होता है, ठीक है, आरएनए वायरस होता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए के बारे में आप सभी ने सुना है, बेसिकली नॉर्मली आप डीएनए के बारे में सुनते हैं, लेकिन वायरस जो है ये जो एड्स का वायरस होता है ये आपका आरएनए वायरस होता है, एचआईवी बोलते हैं इसको, बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी वायरस होता है, जो बेसिकली आरएनए वायरस होता है। एक तो ये चीज याद रखना है आपको। उसके बाद हम अगर कहें कि ये क्यों ऐसा है कि इसके कोई इलाज नहीं है या फिर ये बहुत ही घातक बीमारी है, इवन बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में तो इसको एपिडेमिक घोषित किया गया है, ठीक है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, वो ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन एड्स के बारे में अभी जागरूकता तो काफी है, लेकिन फिर भी लोग इसके प्रति लापरवाही करते हैं और इसलिए वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। या फिर कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही से कई बार हो जाता है ना, ब्लड का जो मैंने आपको बताया, और कई बार नेचुरली अगर मदर है तो मदर इन्फेक्टेड है, उसके बच्चे को हो गया तो उसमें बच्चे का क्या दोष है, खैर जो भी है। तो एचआईवी वायरस है। दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी की बात करते हैं, आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को कुछ ऐसी क्षमता दी गई है, भगवान ने ऐसी दी है कि आप बाकी बीमारियों से अपने आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है इसका वायरस कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि जो दूसरी डिजीजेस होती हैं, अगर कोई और बीमारी आपको हो गई तो आपका शरीर उससे लड़ने के प्रति जागरूक नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एड्स है,
उसके बाद आपको मान लो कैंसर हो गया या आपको दूसरी कोई डिजीज हो गई, उस डिजीज से लड़ने की जो बॉडी की अपनी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, बॉडी उससे नहीं लड़ पाएगी, तो इंसान जो है उन सेकेंडरी डिजीज से ही मर जाता है। कई बार ये माना जाता है कि एड्स का पेशेंट सिर्फ एड्स की वजह से नहीं मरता है, वो बेसिकली उसको कोई और बीमारी हो गई तो वो उसको ठीक ही नहीं कर पाता है उसका शरीर, इस वजह से भी उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एड्स का वायरस, याद रखना। ये एक RNA वायरस होता है, HIV इसका नाम है, नेचुरल इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, जिससे जो सेकेंडरी डिजीजेस होती हैं एड्स पेशेंट को, उनकी वजह से भी ज्यादातर डेथ्स जो है वो हो जाती हैं। नेक्स्ट आपकी बीमारी है पोलियो, सॉरी आपकी नहीं मीन्स नेक्स्ट हमारी वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो। पोलियो बहुत ही कॉमन थी पहले इंडिया में भी, इससे बहुत लाखों बच्चे इससे इन्फेक्टेड थे, लेकिन अब ये काफी कंट्रोल में आ गया है। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो चल रहा है, पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाई जाती है 5 साल तक के बच्चों को, तो उससे काफी ये कंट्रोल में आ चुका है। अभी तो कुछ कंट्रीज ने अपने आप को पोलियो फ्री भी कर दिया है, खैर जो भी है, लेकिन एक टाइम था जब पोलियो एक बहुत ही बड़ी एपिडेमिक हुआ करता था। तो देखो पोलियो जो है ये एक पोलियो वायरस के थ्रू होता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखें कि पोलियो वायरस से होता है। दूसरा, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है। और ये जाता किसके थ्रू है? बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में जाता है, पानी, फूड खाने से, ठीक है, और पानी से, फूड और वाटर के थ्रू ये आपकी धीरे धीरे इसका वायरस जो आपकी इंटेस्टाइन में एंटर कर देता है। आपकी इंटेस्टाइन में जाकर वहां से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर आपका जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड जो होती है, इन सब चीजों को इफेक्ट करता है। ब्लड स्ट्रीम जो होती है ना आपकी, ब्लड यानी कि खून होता है, और एक लिम्फ जो आपके शरीर में बहता है, उसके थ्रू ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है और वहां से ये इन्फेक्ट कर देता है आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को। बेसिकली ये आपकी मोटर मसल्स जो होती है उनको इफेक्ट करता है, और ज्यादातर इसका सीवियर जो इफेक्ट होता है वो लेग्स पर होता है। बेसिकली एक तरह का ये पैरालिसिस है। पैरालिसिस में होता है ना कि आपके शरीर का कोई अंग जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। तो आपने देखा होगा कि पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी लेग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वहीं पर ये ज्यादा करता है। तो मोटर नर्व सेल जो होती है उनको खराब कर देता है, और इससे जो है आप अपने डेली के जो फंक्शंस होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल लाइफ जो होती है वो पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं जी पाता है इस वजह से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। फिर ये आप याद रखना कि क्योंकि इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो खाना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, तो वो इन्फेक्टेड ब्लड होगा, वो जाता है आपकी पूरी बॉडी में और वो आपके नर्व सिस्टम को वहां से हिला देता है। ठीक है, तो ये पोलियो होता है। अब पोलियो की अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें पता है कि इसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम भी चलाया गया है भारत में। साथ ही साथ बच्चों की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं घर घर जाकर चेक करती हैं कि बच्चे को मतलब पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं नहीं पिलाई गई हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। सो पोलियो के बारे में यही जानकारी काफी थी आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंगू की। अब देखो डेंगू सबसे मतलब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया में मुझे लगता है कोविड-19 से ज्यादा पेशेंट्स डेंगू और मलेरिया के होते हैं, और डेथ्स भी मुझे लगता है ज्यादा डेंगू मलेरिया से होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हर साल आप इतने जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, पहले तो सितंबर में भी होता था, सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसा इतना ज्यादा मच्छरों का आतंक होता है कि उस टाइम पे डेंगू बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है इंडिया में। अब देखो डेंगू होता किससे? एडीज मच्छर से। ठीक है, एडीज नाम का मच्छर होता है, वो अगर इन्फेक्टेड है तो वो अगर एक हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो ये भी अपने आप को पता है कि मच्छर वो कितना खून पी जाता है, तो ब्लड में ही एंट्री मारता है वो, और वो धीरे 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 वो जो वायरस है वो इंक्रीज होता जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। तो एडीज मच्छर जो है वो डेंगू का कारण होता है। वो भी इन्फेक्टेड होना चाहिए, अगर वो इन्फेक्टेड है तो आपके शरीर में वो एंट्री करेगा तो वो आपके शरीर में भी उस वायरस को डाल जाएगा बेसिकली। डेंगू के सिम्टम्स में क्या क्या आता है? आंखों में दर्द होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है ना, वॉमिटिंग भी होती है, कुछ रैशेस भी आ जाते हैं कुछ लोगों को, ज्वाइंट पेन भी इसका बहुत ही, बोन पेन या मसल पेन, ज्वाइंट पेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस बीमारी का। बेसिकली डेंगू का अब तक कोई भी ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं है, वही एंटीवायरल ड्रग्स से देकर इसका इलाज किया जाता है। देखो डेंगू का टीका पहली बार 4 साल में बनाया गया था, जो भी इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ और वो फेल भी हो गया था। ठीक है, तो डेंगू का भी अभी तक कोई टीका नहीं बनाया है कि भाई कोई टीका लगा तो डेंगू नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब तक, तो ये चीज याद रखना। और डेंगू से ऐसे कहते हैं इंडिया में हर 20 में से एक इंसान जिसको डेंगू हुआ है, मान लो 20 लोगों को डेंगू आता है, डेंगू हुआ है, तो इनमें से जो एक इंसान होगा उसको सीवियर होगा ही होगा डेंगू, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर होगा इसको कि हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो डेंगू इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि अगर हर 20 बंदे इफेक्टेड है तो इनमें से एक बंदा सीवियरली बीमार होगा ही होगा। डेंगू का इतना ज्यादा कह सकती हूँ लोड होता है।
तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, वायरस से होती है, एडीज मच्छर के थ्रू होती है और सीवियर होती है। इसके सिम्टम्स वगैरह ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे कहते हैं डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है, रात को नहीं काटता है, दिन में काटता है, तो ये चीज भी याद रखना। उसके बाद कॉमन कोल्ड, तो आपको पता ही है, सर्दी खांसी जुकाम। सो ये भी बहुत ज्यादा बहुत कॉमन बीमारी है। आई थिंक मुझे लगता है हर तीसरे पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाता है। सर्दियों में मौसम चेंज होता है तब ज्यादा होता है। आपकी रनिंग नोज होती है, सोर थ्रोट होता है, मतलब गले में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, छींक आती है, खांसी हो जाती है ना, हेडेक्स होता है, सर दर्द होता है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और ये रहता है आपका कम से कम 7 से 10 दिन तक आपका कॉमन कोल्ड रहता ही है। बेसिकली लोग, जैसे मैं तो अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं कभी भी दवाई नहीं लेती कॉमन कोल्ड में, वो एक नेचुरल तरीके से ठीक हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि ये भी आपका एयर बोर्न डिजीज है एक तरह की। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठे हैं, उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उनके आमने सामने बैठे हुए हैं, तो जैसे वो छींकेंगे खांसेंगे तो उनके ड्रॉपलेट्स आपके शरीर पर जाएंगे, वहां से वो जो है आपके शरीर के अंदर एंटर करेंगे और बेसिकली आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स भी जो है एक वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। चिकन पॉक्स होती आई है, ठीक है, लेकिन अभी तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, 2 टीके लग जाते हैं आपको, चिकन पॉक्स होने के आपको 90% चांसेस कम हो जाते हैं। अगर 10% किसी को होते भी हैं तो बहुत ही माइल्ड और थोड़े से मतलब वैक्सीन लगने के बाद आप इतने ज्यादा डेंजर में नहीं होते हैं चिकन पॉक्स का टीका लगने के बाद। चिकन पॉक्स बेसिकली एक वायरस के थ्रू होती है जिसको हम वेरिसेला जोस्टर वायरस भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, VARICELLA वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, ZOSTER जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू होती है। और इसमें भी आपको रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, बेसिकली जो रेड रैशेस से हो जाते हैं किसी किसी की बॉडी पे। और मतलब ये रैश बहुत ही खुजली होती है इन रैशेस के अंदर। ये थोड़े से सिम्टम्स हैं इसके, पीठ पर, चेक पर, नेक पर, पीठ चेस्ट पर हो जाते हैं आपके, नेक पर भी हो सकते हैं, किसी किसी को फेस पर भी हो जाते हैं। तो इस तरह के रैशेस उभर आते हैं आपके पूरे शरीर पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि चिकन पॉक्स का टीका अवेलेबल है, तो 2 डोजेस इसकी मोर देन इनफ हो जाती हैं। और अगर फिर भी आपको अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, बहुत ही थोड़ा होगा, जो आपके दवाइयों से इजिली ठीक हो जाता है। तो ये चिकन पॉक्स की है। ज्यादा प्रोन टू डिजीजेस कौन है चिकन पॉक्स के? बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। इनका MMR एक वैक्सीन भी आ गई है, वैसे तो MMR वैक्सीन के नाम से है, जो बच्चों को, यंग एडल्ट्स को, सबको दी जाती है। सो MMR जो होती है, मम्प्स मीजल्स रूबेला, इनके अंदर भी यही रैशेज होते हैं बॉडी पे, ठीक है। और इनके कैरियर भी वही एयरबोर्न है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है आपका उसके साथ, और सपोज वो आपके ऊपर छींक देते हैं या खांस देते हैं, तो उससे ये वायरस जो है एंटर कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला, बच्चों को काफी प्रोटेक्ट किया जाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि उनमें भी काफी तेजी से फैलता है मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। और इसका फिलहाल टीका आ गया है, तो इतना इसमें वरी करने की जरूरत है नहीं, लेकिन टीका पहले से ही लगवाना बेटर होता है इसका। इवन इसका कैंपेन चला था 2019 के आसपास, आई थिंक, मेरे को याद है, मैं केरल में थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे MMR वैक्सीन जो है, इसका एक प्रॉपर कैंपेन चला था, स्कूल्स में भी चला था, हर जगह पे। तो इसके बारे में आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं MMR वैक्सीन के पूरे उसके बारे में। और इसमें रैशेस बहुत आते हैं बच्चे को, खसरा, बेसिकली खसरा कहते हैं इसको, खसरा, कंठमाला, रूबेला, इस तरह से बोला जाता है। मम्स आई थिंक खसरा बोलते हैं, मीजल्स को शायद कंठमाला बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चे को बहुत ज्यादा रैशेस होते हैं चेहरे के ऊपर, रेड कलर की, है ना, जैसे कि गर्मियों में घमौरिया टाइप्स निकल जाती है, इसी तरह से चेहरे पर, काफी बॉडी पर फैल जाते हैं। तो इस तरह की बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन से ही होती है, ठीक है। तो देखो, वायरस तो ये सारे ही वायरस से होती है, लेकिन वो वायरस में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता है, इसीलिए वो बीमारी एक से दूसरे रूप में अलग तरीके से ढल जाती है। अब देखो, एड्स कितनी ज्यादा घातक बीमारी है, वो भी वायरस से ही होती है, लेकिन वो वायरस अलग है। समझ रहे हैं आप बात को? जरूरी नहीं है कि वायरस सिर्फ एक टाइप का होता है, वो डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी नहीं है, वो है कोविड-19। कोविड-19 में बहुत ही कोरोना वायरस जो डिजीजेस होती हैं, ये सार्स डिजीजेस, ये सारी वायरस से फैलती हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। कोविड-19 के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कोविड-19 को जरूर आपको याद रखना है, ये एक तरह के वायरस से ही होता है। तो इसी के साथ आपकी वायरस की डिजीजेस जो है वो खत्म हो जाती हैं। और कुछ डिजीजेस जो रह गई हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड और प्रोटोजोआ और फंगी से रिलेटेड, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो बैक्टीरिया से होती हैं। देखो,
बैक्टीरिया जो होता है और वायरस जो होता है वो दोनों डिफरेंट है, उनको एक मत समझना। और कई बार हमारे सामने पेपर में क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी कि टीबी की बीमारी जो है किससे होती है, उसका एजेंट क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने यही अगेन यही मिलेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वैसे होता है बैक्टीरिया और वायरस में। इवन प्रोटोजोआ से एक बीमारी होती है जो आपको लगेगा कि ये तो हम कुछ और सोच रहे थे और किसी और चीज से होती है, ऐसी भी चीज होती है। ठीक है, देखो टाइफाइड होता है सबसे पहले, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, डायरिया, एंथ्रेक्स, ये 4-5 कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। टाइफाइड क्या होता है बेसिकली आपको पता है कि थोड़ा से इसमें लूज मोशंस हो जाते हैं, ये गंदे पानी से होती है, गंदे खाने से होती है। और अगर कोई भी इन्फेक्टेड जैसे मक्खी होती है, फ्लाइज होती हैं, ये भी टाइफाइड कर सकती हैं आपको। अगर ये इन्फेक्टेड है और ये आपके खाने पर बैठ गई और खाने को आपने खा लिया, ठीक है, या फिर पानी को आपने पी लिया उस वैसे, तो आपको टाइफाइड के चांसेस होते हैं। टाइफाइड देखो घातक तो इतनी ज्यादा नहीं होती है जहां तक हमें पता है, लेकिन इस टाइफाइड मतलब जानलेवा हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन इसका इलाज है, प्रॉपर इलाज होता है। और ये आई थिंक 15 से 20 दिन तक आपके शरीर को तोड़ देती है टाइफाइड की बीमारी। तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत होती है, खाने पीने की अच्छे से जरूरत होती है। मतलब 15 दिन तो मुझे लगता है कि चलती है टाइफाइड की बीमारी, तो याद रखना है इस चीज को। इसके बाद हम बात करते हैं टीबी की। तो टीबी जो है बहुत ही जानलेवा बीमारी थी एक टाइम पर। इवन आपने वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का, जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इनकी थ्योरी के बारे में आपने सुना ही होगा, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की को 38 ईयर्स की जो उनकी उम्र थी उसमें ही इनको टीबी से इनकी डेथ हो गई थी। तो सोच लीजिए कि टीबी कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। टीबी की फिलहाल डोट्स आ गई हैं और ये डोट्स 6 महीने तक चलती है। प्रॉपर एक कोर्स होता है, कार्ड मिलता है आपको प्रॉपर। और अगर आपको टीबी होती है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में एक अलग से इसका डिपार्टमेंट होता है टीबी का, अब वहां से अपनी डोट्स ले सकते हैं, अपना चेकअप वहां पर करा सकते हैं। और आप अब टीबी भी एक तरीके का नहीं होता कि जो खांस रहा है उसी को टीबी होगा। इसमें बेसिकली सेल्स का सिस्ट भी बन जाता है। सपोज आपके शरीर में कहीं पर गांठ है, आपके हाथ में गांठ है, कहीं आपके गर्दन में गांठ है, तो उसका चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि वो टीबी या कैंसर की गांठ भी हो सकती है ना। टीबी भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है जो आपके सीधे लंग्स को इफेक्ट करती है, और दूसरी जो होती है किसी और बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती है तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस का एक सिम्टम हो सकती है। तो ये भी आपको चेक कराना जरूरी है। और इजीली क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है टीबी, अगर इसका प्रॉपर एंटीडोट्स का काम वो किया जाए। ऑब्वियसली वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं। इवन टीबी के पेशेंट जो होते हैं उनको थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि जो उनकी डॉट्स होती हैं वो आपकी बॉडी के हेल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खत्म कर सकती है। मतलब इतनी बहुत हैवी डोसेज होती हैं, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, जरूरी होती है। इनको लिए बिना आपको टीबी क्योर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो टीबी के बारे में आप याद रखेंगे। और टाइफाइड के, अच्छा टाइफाइड के बारे में एक चीज नहीं बताई मैंने, ये बेसिकली एक वायरस से होता है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ये वायरस होता है, साल्मोनेला टाइफी, SALMONELLA, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक वायरस होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है, अगेन मैं वही गड़बड़ कर रही हूँ। साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे आपको टाइफाइड की बीमारी होती है। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो भी टीबी की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। फैलती कैसे है टीबी? अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के अगर कॉन्टेक्ट में जा रहे हैं और उससे आपको अगर ये हो रही उससे अगर आपके उसके ड्रॉपलेट्स या कोई भी एयर के थ्रू आपके अंदर वो बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो टीबी आपको हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, कई बार आपने बोर्डिंग में या फिर में देखा होगा, बोर्ड्स वगैरह पे वॉल्स पे लिखा हुआ देखा होगा कि 3 हफ्ते से ज्यादा टीबी जो है वो हो सकती है, तो आपको इसके लिए तुरंत टेस्ट कराना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलरा की, अच्छा चलिए उससे पहले मैं आपको टीबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दे सकती हूँ, हो सकता है कि शायद ये आपसे पूछ जाए टीबी के बारे में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिजीज है। देखिए टीबी जो है सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, ये याद रख लो, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, याद रखना, रॉबर्ट कोच नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में टीबी को डिस्कवर किया था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो है, टीबी जो है एक वायरस से होती है, इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके वायरस का नाम जो इसके बैक्टीरिया का नाम जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MYCROBACTERIUM, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है, इसीलिए इसका नाम जो है वो टीबी पड़ गया। शॉर्ट में इसको टीबी बोल देते हैं वैसे है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो ये बैक्टीरिया होता है ये एक ट्यूबरकुलिन नाम का एक टॉक्सिन छोड़ता है बॉडी के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है।
अब ये नहीं है कि सिर्फ ये लंग्स को इफेक्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि गांठ वगैरह भी हो जाती है, ये सिर्फ लंग्स को नहीं, ये आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर सकती है। आपका लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, आपकी जो बोन्स हड्डियां होती हैं उसको भी इफेक्ट कर सकती है, आपकी इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकती है टीबी। तो टीबी के बहुत सारे मतलब एक तरह कह सकती हूँ बहुत सारे हैजार्ड्स इसके अंदर हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस वालों को क्या होता है, वो बीमार भी रहते हैं, वीक हो जाते हैं, कई बार उनको भूख कम लगती है, वेट बिल्कुल गिर जाता है ना। टीबी के एक है कि इंसान बिल्कुल सूख जाता है लकड़ी की तरह, ऐसा हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है इम्यूनिटी को ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी को तो वीक करेगा ही करेगा, साथ में आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा, आपके लिम्फ सिस्टम को इफेक्ट करेगा, तो उसका पूरा इफेक्ट आता है। उसके बाद जो पर्सन होता है जिसको पल्मोनरी टीबी होती है, जैसे कि मान लीजिए जो पल्मोनरी टीबी एक तरह की जो लंग्स को इफेक्ट करती है बेसिकली, उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो अगर जो फेफड़ों को इफेक्ट करती है उससे क्या होता है कि उस इंसान को लगातार खांसी रहती है, लगातार बुखार भी रहता है, खांसी भी रहती है, और उसकी खांसी, उसके मुंह में से ब्लड भी आता है कई बार, ठीक है। तो टीबी का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उसके मुंह से ब्लड भी आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। तो याद रखना कि टीबी की बीमारी रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले डिस्कवर की थी और 1882 में की थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1905 में, क्योंकि बहुत ही घातक बीमारी थी और इसका इलाज अभी मतलब इसके बारे में डिस्कवरी इन्होंने किया तो इनको इसका नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो टीबी के बारे में मैंने आपको बताए हैं। सो नेक्स्ट है कोलरा। कोलरा बेसिकली इसको हैजा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और ये भी एक वायरस से होती है और बहुत ही घातक बीमारी है। सॉरी वायरस बोल रही हूँ, बैक्टीरिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ये बैक्टीरिया से होती है और बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी होती है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको बोलते हैं विब्रियो, VIBRIO, विब्रियो कोलरा, ठीक है। ये इसके बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण ये होती है। और अगेन ये बीमारी जो है बहुत ही ज्यादा फैटल होती है, यानी कि बहुत घातक होती है, और एक टाइम पे तो एक एपिडेमिक थी, आप समझ लीजिए। एपिडेमिक जो है वो काफी बड़े एरिया पे फैल जाती है, और अगर पेंडेमिक होती है तो पूरे वो वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे कोविड-19 एक पेंडेमिक है, लेकिन एपिडेमिक भी बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देती है। तो ये विब्रियो कोलरा जो है ये इस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, कोलरा बीमारी जो होती है हैजा। और ये होती किसके द्वारा है, एक तो फ्लाइज के द्वारा यानी कि मक्खियों के द्वारा, फूड के द्वारा और वाटर के द्वारा। कंटेमिनेटेड फूड जो होता है या फिर गंदा पानी होता है, गंदा फूड होता है, मक्खियां जो बैठ जाती हैं उसके थ्रू ये हो सकती है हैजा बीमारी जो होती है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। और ये आपके इंटेस्टाइन को काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो एक टॉक्सिन छोड़ देता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और उस टॉक्सिन से आपकी इंटेस्टाइन जो होती है बहुत इफेक्टेड हो जाती है उस चीज से। दूसरी चीज ये है कि इसके प्रिवेंशन के लिए हम ORS का घोल आपने सुना होगा, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लीज अगर किसी को पता है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जरूर बताएं मुझे ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, अदरवाइज चलो मैं बता देती हूँ। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। तो ये दिया जाता है, ORS के पैकेट्स आते हैं, वो घोल कर आपको पानी में पीने पड़ते हैं। इसमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, उबाल कर और छान कर पानी पीना चाहिए, ये बताया जाता है कोलरा में। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी पर आते हैं, वो है आपकी डायरिया। तो देखो डायरिया बेसिकली क्या होती है, फूड पॉइजनिंग जब हो जाती है हमें तो वो डायरिया होती है, ठीक है। और इसके सिम्टम इन्फेक्शन जो इसका होता है बेसिकली एक फ्लूइड टाइप का सेमी फ्लूइड सा होता है, जब मतलब आप लोग ऑब्वियसली जब फ्रेश होने जाते हैं तो एक सेमी फ्लूइड टाइप की चीज निकलती है, साथ साथ ये डायरिया का सिम्टम हो सकता है। फूड पॉइजनिंग होती है तो आपको मसल्स में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको भूख कम लग सकती है, आपको हर टाइम में जी आपका बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा कि मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, इस तरह की चीजें आपके साथ डायरिया में हो सकती हैं। और ये भी एक तरह का मतलब कॉमन बीमारी है, मैं ये कहूंगी। इसमें लूज मोशंस भी आपको इसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स की। तो एंथ्रेक्स भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो डाउट मत रखना, क्योंकि एंथ्रेक्स एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेक्सिस, इसको बोलते हैं बैसिलस, BACI। देखिए मेरा पेन थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है, LLUS, BACI बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। इससे होती है बीमारी, ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे होती है, और रोड शेप्ड होता है, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह का होता है बैक्टीरिया, ठीक है।
सो ये होता है। इन्फेक्शन क्या क्या हो, मतलब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स इसमें ये हो सकता है कि आपकी सांस लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसके अंदर आपको। बेसिकली सिम्टम कोलरा, डायरिया, एंथ्रिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वॉमिटिंग होती है, आपको जी थोड़ा सा मिचलाता है ना, जी खराब रहता है, थोड़ा सा वॉमिटिंग होती है, आप बार बार आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एंथ्रेक्स का टीका अवेलेबल है जो कि 93% तक काफी कारगर रहा है। तो एंथ्रेक्स की प्रॉपर एक वैक्सीन आ चुकी है जिससे आपको एंथ्रेक्स से छुटकारा मिल सकता है, और यही इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो कोलरा, एंथ्रेक्स और डायरिया याद रखना ही, जितने भी लूज मोशन, वॉमिटिंग वाले ये जो बीमारियां होती है सारी की सारी आपकी बैक्टीरिया से होती है। अगेन जो कैरियर होता है फूड, वाटर और फ्लाइज के थ्रू ये फैलती है बीमारियां। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, ये भी इवन टाइफाइड के भी सिम्टम्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, इनको आप याद रखें। उसके बाद बात करेंगे हम डिजीजेस जो कि फंगी से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की, क्योंकि अभी हम बहुत ही घातक बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक और घातक बीमारी की बात करते हैं, मलेरिया की। देखिए मलेरिया जो है वो भी मच्छर के थ्रू होता है। डेंगू और मलेरिया दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये बात याद रखिए। और मलेरिया ना तो वायरस से होता है ना बैक्टीरिया से होता है, ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। मलेरिया में क्या होता है कि एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, और एक पहले बात कर रहे थे प्रोटोजोआ जो पैरासाइट होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है इसका नाम, PLASMODIUM। सॉरी, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार, आपको राइटिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है जो एक पैरासाइट होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, इसके थ्रू होती है। और इसमें एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज, ANOPHELES, फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसके कारण जो है प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये बहुत जल्दी रैपिडली आपकी बॉडी के अंदर जाते ही उसको मल्टीप्लाई कर लेता है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से पूरा फैलता चला जाता है ये इस तरह से, और पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब देखो बहुत ही फैटल है, यानी कि बहुत ही घातक डिजीज है। ऐसा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है 300 मिलियन से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, और कम से कम 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इससे मर चुके हैं। आप ये मान सकते हैं कि 300 मिलियन से ज्यादा इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और 2 से 4 मिलियन के बीच लोग जो है इससे मर चुके हैं मलेरिया से। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 से ज्यादा भी खतरनाक मुझे तो खैर यही लगती है मलेरिया की बीमारी। और कैरियर अगेन वही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये क्योंकि फीमेल मॉस्किटो होती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि ये ह्यूमन ब्लड में ऑब्वियसली मॉस्किटो जो है सीधे ब्लड पर अटैक करते हैं, ब्लड पर फीड करते हैं वो बेसिकली, तो ब्लड में ही ये छोड़ देते हैं इस प्लाज्मोडियम को, और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा रैपिड कर लेता है, मतलब बहुत तेजी से एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है ये। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर फीमेल एनोफिलीज जो है वो इन्फेक्टेड होता है तभी होता है, ऐसा नहीं है कि हर एनोफिलीज मच्छर इन्फेक्टेड होता है, याद रखना। पहले मेरी एक मिसकंसेप्शन थी, मैं सोचती थी कि कोई भी मच्छर बैठता है, कोई भी कर सकता है डेंगू मलेरिया, ऐसा नहीं है। वो मच्छर भी इन्फेक्टेड होना चाहिए, अगर वो इन्फेक्टेड है तभी वो आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये मलेरिया के बारे में था। इसके प्रति प्रिकॉशंस तो आपको हमेशा करनी चाहिए। साथ ही साथ अब इसकी जो मलेरिया की एक ड्रग आती है, अगर आपने कोविड-19 में उसका नाम सुना हो तो क्विनाइन करके बोलते हैं, क्विनाइन, ये एक ड्रग आती है। इस ड्रग को लेने से मलेरिया काफी क्योर होता है, और ये एक सिनकोना ट्री होता है जो कि सिनकोना नाम का ट्री होता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्विनाइन, और इससे मलेरिया के पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मतलब इसी से इसका इलाज बेसिकली होता है। लेकिन अगेन मलेरिया बहुत ही ज्यादा, इसकी कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन लेना ज्यादा जरूरी है कि जब भी मच्छरों का सीजन हो तो आप घर में पानी जमा ना होने दें, और अपने आप को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। घर में जो है मच्छर मारने वाली दवाइयां भी रखें, क्योंकि उनके बिना काम चलता नहीं है आजकल। और अपने पूरे कपड़े पहन कर रखें, मतलब हाथ पैर आपके ढंग से ढके हो, जब मतलब सीजन आता है मलेरिया का बेसिकली, तो उस चीज में। ओके, तो याद रखना डेंगू जो है, अब देखो डेंगू मलेरिया 2 बीमारी हो गई है, दोनों मच्छरों के काटने से होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इन दोनों बीमारियों की आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों ही फैटल हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत घातक बीमारियां हैं, लेकिन इनके जो एजेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। एक का प्रोटोजोआ है और एक का दूसरा है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि मलेरिया किससे होता है और डेंगू किससे होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू आपका यहाँ पे वायरस से होता है।
एक और बीमारी होती है चिकनगुनिया, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। चिकनगुनिया वायरस होता है, ये वायरल डिजीज है, ये भी मच्छरों के फैलने से होती है, मच्छरों से होती है, तो ये भी वायरल डिजीज है, वायरस के इन्फेक्शन से होती है, याद रखना। चिकनगुनिया और जो डेंगू है दोनों वायरल डिजीज हैं, जबकि अगर हम बात करें मलेरिया की तो वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि मलेरिया किससे होता है, वो किससे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक और बहुत ही घातक चीज की बात करें, वो है कालाजार, जिसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, काला बुखार कह सकते हो आप इसको, ब्लैक फीवर भी इसको बोला जाता है। और ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, जिसका नाम आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मुझे ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं कुछ गलत बोलूंगी तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, LEISHMANIASIS, ठीक है। अब इसको पढ़ लो भाई क्या होता है ये, है ना। ये ब्लैक फीवर है और ये इस पैरासाइट से होता है, जो कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और ये अगेन बहुत ज्यादा, ये भी बहुत घातक बीमारी होती है। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पुअरेस्ट एरियाज होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैल न्यूट्रिशन होता है, मतलब आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, गंदा खाना मिलता है, अल्सर वगैरह हो जाते हैं, पेट में कुछ बॉडी के पार्ट्स में जो है अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कई तरह की चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये बहुत ही घातक बीमारी है। इवन इसमें भी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप इसकी बेसिकली होती है। फर्स्ट तो यही है जो मैंने आपको बताई, सबसे डेंजरस तो यही होती है। और WHO का ऐसा मानना है कि 95% जो इसके केसेस होते हैं वो मतलब कि ट्रीट होते ही नहीं है ना। इसमें मुंह पे भी बड़े गंदे से दाग हो जाते हैं, काले काले कलर के, बड़े ही बहुत ज्यादा। और बेसिकली जो ब्राजील होता है, ईस्ट अफ्रीका है और इंडिया में भी ये कालाजार बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो याद रखना ये प्रोटोजोआ से होती है और ये इसका पैरासाइट होता है बेसिकली। और ब्लैक फीवर इसका एक और दूसरा नाम है, ये भी आपको चीज याद रखनी है। 3 फॉर्म होती है इसकी, एक तो कालाजारी है जो सबसे मोस्ट सीरियस फॉर्म है इसकी, फिर एक और है जो बहुत मोस्ट कॉमन सी है और एक और है, उनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली कालाजार याद करने की जरूरत है। वैसे तो इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इसका पैरासाइट का नाम पढ़ लो, इसको याद कर लेना और ये देख लेना कि ये होते किससे है, ठीक है। होती है ये प्रोटोजोआ से, बस ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। मैल न्यूट्रिशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कि प्रॉपर खाना नहीं मिलता, गंदा खाना मिलता है, इस तरह की चीजें हैं, इनसे भी कालाजार बीमारी जो है वो होती है। अब बात करते हैं डिजीजेस कॉज बाय फंगी। तो फंगल इन्फेक्शंस तो आपको पता है, जो शरीर में दाद वगैरह हो जाते हैं, रिंग वॉर्म जो हो जाता है, बेसिकली आपके लेग पर भी हो सकता है, ज्वाइंट्स के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कोहनी है, कोहनी जब मुड़ती है तो उसके बीच में पसीने आपको आ जाते हैं, उससे भी हो सकता है दाद। ऐसा से रैशेस हो जाते हैं प्रॉपर एरिया में और ये फैलता चला जाता है अगर आप इसको ट्रीट ना करें। तो कुछ क्रीम्स आती है, उनको लगाने से ठीक हो जाता है। फिर यीस्ट इन्फेक्शन होता है, ये यीस्ट इन्फेक्शन भी फंगी से होता है। ये मत सोचना कि यीस्ट इन्फेक्शन है तो यीस्ट से होगा, ऐसा नहीं है, फंगी से ही होता है। रिंगवर्म होगी, यीस्ट इन्फेक्शन होगी, ये बॉडी के कुछ स्किन की बीमारियां होती है, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इनको करने की वही है कि कुछ ट्रीटमेंट यही होते हैं इनके कि आप बेसिकली जो क्रीम्स आते हैं वो अप्लाई करें, वो ठीक करें उस चीज को। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली वर्म्स, कीड़े जो होते हैं, अगर कीड़े आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनसे आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों को के अंदर जब कीड़े एंटर करते हैं तो उनके चेहरे पर, बॉडी पर सफेद सफेद से दाग हो जाते हैं, तो पूरी स्किन का कलर और वो सफेद सफेद दाग अलग से नजर आते हैं, वो भी कीड़े के अंदर होने से होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है इनके थ्रू। फिर उसके बाद एलिफेटियसिस एक बीमारी होती है, वो भी इसके द्वारा ही होती है, वर्म्स के द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एलिफेटियसिस एक बीमारी होती है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये सारे आपको होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यानी कि वर्म से। सो गाइज ये एक जस्ट था, ये पूरा एक बड़ी वीडियो हो गई आज काफी, लेकिन बीमारियां थी, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया उनके बारे में। अब अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा लिखूं। लिख के पढ़ाने में ज्यादा मजा नहीं है, बोल बोल कर पढ़ाने में ज्यादा मजा है। और आप उससे अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नोट पैकिंग जरूर करनी है, सिर्फ वीडियो इनफ नहीं होती है। अगर आपको दोबारा रिवीजन करना है तो आप उन नोट्स को ही पढ़ लें तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो नोट मेकिंग जरूर करें, ठीक है। और ये 16th पार्ट था ईवीएस का,
इसके बाद आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज रह गई हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बताना है, क्योंकि वो बेसिक का पार्ट है। डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज जो भी है वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। So wait for the next video and watch it properly. And thank you for watching Gyan IQ. If you like the video, please press the like button, and you can subscribe also. Thank you.